हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 25 जून और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का जो एक कोट है इसमें सारा मोटिवेशन छुपा हुआ है। तो आज का जो कोट है, एन आंट ऑन द मूव डज मोर देन डॉजिंग ऑक्स। मतलब एक चींटी है वो ज़्यादा ताकतवर है। वैसे तो उसकी कैपेसिटी कम है, एक चींटी क्या ही कर सकती है, बट अगर एक बैल है जो सोया हुआ है जबकि एक चींटी है जो कंसिस्टेंट अपना एफर्ट दिखा रही है, वो ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन है, या हम तैयारी को दौरान ही देखते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमें लगता है यार इनका कैसे नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास टैलेंट तो है, उनका दिमाग भी शार्प है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो ना कंसिस्टेंट है, वो कुछ करेंगे कर ही नहीं रहे हैं। तो भले ही वो कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उसका कोई यूज़ नहीं। जबकि उसकी जगह कोई एक पर्सन है जो थोड़ी एवरेज बुद्धि वाला है, लेकिन वो कंसिस्टेंट लगा रहता है, तो वो सक्सीड हो जाता है। जैसे कि आपने 12th फेल मूवी में भी देखा होगा, वो कहते हैं कि उनकी जो है मैथ्स वगैरह ज़्यादा अच्छी नहीं थी और कई सारे, लेकिन उन्होंने मेहनत कितनी ज़्यादा की, कंसिस्टेंट एफर्ट देते रहे और वो सक्सीड हो गए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आईटी के होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, बताते हैं नहीं वो बन पाए आखिर तक। तो वही चीज़ है, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है और डिसिप्लिन होना। तो वही है, चाहे वो आप छोटा सा जीव ही क्यों ना देख लें, अगर वो कंसिस्टेंट एफर्ट लगा रहा है तो वो ज़्यादा ताकतवर है। तो ये सारे जो मोटिवेशन होते हैं वो एक तरफ है। आई थिंक ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है आपको। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में, या आप ऐसे पर्सन है जो अपने आप को हमेशा बोलते हैं कि आप एवरेज हैं, ये है, तो ये कभी मत बोलिए। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहे एक डायरेक्शन में, बहुत जगह नहीं आपको जो है अपना एफर्ट लगाना है, सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर आप काम करते रहे तो डेफिनेटली आप सक्सीड होंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे। और कल कई सारे लोगों ने कमेंट किया था इस रिगार्डिंग कि मैम क्या ये करंट अफेयर सफिशिएंट होगा, या तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप ये डेली करंट अफेयर्स सुन रहे हैं, 10 मिनट दे रहे हैं, तो जब भी आप हमारी जो मंथली मैगज़ीन आती है, आपने पढ़ी होगी, अप्रैल की, मई और जून की भी आ जाएगी जल्दी ही, तो आपको वहाँ से रिवाइज़ आप कर लेंगे। और साथ में जब पीसीएस का पेपर होता है, यूपी पीसीएस का, उससे पहले एक आई दृष्टि करके एक आती है बुक, जिसमें वो आई बनी होती है, वो आप ले लेंगे आखिरी में। वो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आती है मे बी, तो वहाँ से आप रिवाइज़ कर लेंगे। तो आपका जो करंट अफेयर का जो एक बर्डन होता है, वो आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप ये रोज़ सुनते रहिए, मंथली मैगज़ीन जो आएगी सिविल वाला की, आप वो जो उससे पढ़ लीजिए, और लास्ट में जाकर के आप आई दृष्टि से पढ़ लीजिए। बस आपका करंट अफेयर्स का आपको कुछ भी नहीं सोचना है। तो अब शुरू करते हैं। आई होप आपका जो भी क्वेरी थी वो मैंने बता दी, और कुछ अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आंसर इसका था रूस। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी 2024 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी है ऑप्शन गृह मंत्रालय, सी है रक्षा मंत्रालय, और डी है शहरी विकास मंत्रालय। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहली राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी 2024 का उद्घाटन किया, जिसमें उन्नत विनिर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन किया है? ऑप्शन ए है लद्दाख, बी है असम, सी है मणिपुर, और डी है लक्षद्वीप। करेक्ट आंसर है हमारा जो है लद्दाख है। तो ये हेमिस महोत्सव जो है कहाँ का है? लद्दाख का है। इस तरीके की चीज़ें आपसे आर्ट एंड कल्चर में पूछी जाती हैं, यूपीएससी में थोड़ा और डिटेल में पूछी जाती है, स्टेटमेंट आपको दे दिए जाते हैं। यूपी पीसीएस में आया स्टेट एग्जाम से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा, ईजी क्वेश्चन है। तिब्बती बौद्ध धर्म का जश्न मनाने वाले हेमिस महोत्सव भारत के लद्दाख में हर साल मनाया जाता है। 2024 में ये 16 और 17 जून को मनाया जाएगा। हेमिस तैसुची के नाम से जाना जाने वाला ये उत्सव गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो बस ये याद रखिएगा, हेमिस जो है वो कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में खबरों में रही फायर ड्रैगन 480 किस देश की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है? फायर ड्रैगन 480 रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए है भारत, बी है जापान, सी है चीन, और
डी है यूके। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी चीन। पीएलए के अध्ययन में दावा किया है कि चीन की फायर ड्रैगन 480 मिसाइल सागर में अमेरिका और टिकोनडोका क्लास क्रूजर को डुबो सकती है। तो बस ये आपको याद रखना है कि ये मिसाइल जो है फायर ड्रैगन जो 480 किससे रिलेटेड है, तो यूके से रिलेटेड है, सॉरी चीन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जारी किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, बी है स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट, सी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डी है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान। तो ये जो भी इस तरीके के जो रिपोर्ट या कोई रिलीज़ की जाती है इंपॉर्टेंट होती है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट और यूनिसेफ की 2024 स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण मृत्यु के लिए दूसरा प्रमुख वैश्विक जोखिम कारक है। ये हृदय रोग और फेफड़ों के कैंसर जैसी गैर संचारी बीमारियों का कारण बनता है। अगर देखें तो 2021 में 8.1 मिलियन मौतें हुई हैं। भारत और चीन में वैश्विक वायु प्रदूषण रोग भार का 54% हिस्सा है। इसे ये जो डेटा है इसे आप आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एनवायरनमेंट या पोल्यूशन के क्वेश्चन आता है वहाँ आप ये डेटा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित गार्नेट क्या है? व्हाट इज गार्नेट रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़? ऑप्शन ए है डीप रेड मिनरल, बी है एआई मॉडल, सी है इन्वेसिव वीड आक्रामक खरपतवार, या डी है एक प्रकार का विटामिन। सही है आंसर हमारा ऑप्शन ए डीप रेड मिनरल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा गार्नेट क्या है, एक डीप रेड मिनरल है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उस समय बहुत टफ लगते हैं कि क्या पूछ लिया, लेकिन अगर आप डेली पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। नए शोध से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया की गुलाबी गार्नेट रेत अंटार्कटिक पहाड़ों से उत्पन्न हुई है। उच्च तापमान की स्थितियों में बनने वाला गहरा लाल खनिज गार्नेट लहरों के कटाव के कारण समुद्र तट की रेत में दुर्लभ है। तो ये याद रखिएगा कि गार्नेट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैचली घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आईआर से रिलेटेड होते हैं, जो न्यूज़ में रहते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। द ब्लैचली डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए है साइबर सुरक्षा और डिजिटल खतरे, बी है वैश्विक आर्थिक नीतियाँ, सी है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण, और डी है परमाणु अप्रसार। सही आंसर है ऑप्शन ए साइबर सुरक्षा और डिजिटल खतरे। ऐतिहासिक कोड ब्रेकिंग साइट के नाम पर रखा गया ब्लैचली घोषणा पत्र एआई की नैतिक और सुरक्षा चुनौतियों, विशेष रूप से जनरेटिव एआई को संबोधित करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो जैसे अगर आपने करंट अफेयर पढ़ लिया वन लाइनर, आपको पता है कि ब्लैचली घोषणा पत्र किससे रिलेटेड है, एआई से जो भी उसके डिसएडवांटेज है या जोखिम है उससे रिलेटेड है। और आप इसे अपने आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो। अगर एआई से रिलेटेड कुछ आता है, कोई ऐसे आता है जहाँ आप एआई मेंशन करना चाह रहे हो, वहाँ ये कोट भी कर सकते हो। तो इसको एज अ प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ो और साथ ही साथ में इसको ऐसे भी कर लो कि आप मेंस में भी यूज़ कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गहरे समुद्र में खनन परमिट आवंटित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, बी है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण, सी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और डी है विश्व व्यापार संगठन। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण। देखते हैं क्या है आईएसए। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण आईएसए एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून अनक्लॉज के तहत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र में खनिज संबंधी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये याद रखिएगा किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटेम स्पीकर बहुत न्यूज़ में आप लोगों से पूछा भी था। मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर काफ़ी लोगों ने किया। मुझे अच्छा लगा देख करके कि आप लोग एक्टिव हैं। देखिए कमेंट सेक्शन में जब आप एक्टिव होते हैं, आंसर्स करते हैं जो भी पूछा जाता है सेशन में, तो पढ़ाने वाले को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो अच्छा लगा देख करके आप लोगों ने आंसर किया है, आंसर भी सही थे आपके। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत में के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक का संचालन करना है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। कांग्रेस नेता के सुरेश लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने की उम्मीद है। प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में एक अस्थायी पीठासीन अधिकारी होता है जिसे नई लोकसभा के
पहले सत्र से पहले राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये भूमिका आमतौर पर जो भी वरिष्ठ सदस्य होता है उसकी होती है। प्रोटेम स्पीकर मुख्य कर्तव्य स्थायी अध्यक्ष चुने जाने तक नए सांसदों को शपथ दिलाना होता है। नए सांसदों को शपथ दिलाना इसकी भूमिका है। सदन की प्रारंभिक कार्यवाही की अध्यक्षता करना है और संसदीय कर्तव्यों का सुचारू रूप से निर्वहन सुनिश्चित करना है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी ओडिशा और डी है झारखंड। सही आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। तो कोई भी अभ्यारण्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में होती है इंपॉर्टेंट रहती है, तो याद रखिएगा। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? एमपी में है। और क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद चीतों के लिए भारत के दूसरे घर के रूप में विकसित किया जा रहा है। दूसरा घर क्यों विकसित करें? यह कदम विशेषज्ञों द्वारा ये सुझाव देने जाने के बाद उठाया गया है कि कूनो नेशनल पार्क जो कि चीतों का वर्तमान घर है में सभी चीतों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए हमें सब्स्टिट्यूट भी चाहिए कोई दूसरा। इसलिए हमने जो है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य को डिसाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी, भारतीय संसद के संदर्भ में लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द लोकसभा? ऑप्शन ए है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड डी है द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। करेक्ट आंसर है हमारा भारत का राष्ट्रपति। तो आपसे डेफिनेटली, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर न्यूज़ में है, रिसेंट एग्जाम जो होंगे अपकमिंग और इवन पीसीएस में आपसे प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड पूछा ही जाएगा क्वेश्चन। पहली बात तो कौन अपॉइंट हुआ, दूसरा इससे रिलेटेड स्टैटिक जो पोर्शन है वो भी पूछा जाएगा। तो चयन प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से चुना जाता है। शपथ प्रशासन के लिए 3 अन्य वरिष्ठ सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अस्थायी अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने हेमंत महोत्सव 2024 का आयोजन किया है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन करना है, और कोई फीडबैक हो या कोई क्वेरी हो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आज का सेशन यहीं तक था। धन्यवाद।